आज क्लास में पढ़ेंगे संवैधानिक संस्थाएं। संस्थाएं क्या होती हैं, संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, संवैधानिक और वैधानिक कौन बनाता है, ये फंक्शन कैसे करती हैं, और इसके साथ एक संस्था पढ़ेंगे हम लोग इलेक्शन कमीशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पंचायती राज। पंचायती राज दिवस कब होता है? 24 अप्रैल। पंचायती राज के जो चुनाव होता है वो कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। यही समझेंगे इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं करवाता है, या इलेक्शन कमीशन किस किस के चुनाव करवाता है। ठीक, पंचायती राज में लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था, नगर पालिका, नगर निगम, इन सब में अंतर क्या होता है। 21 वर्ष का होता है व्यक्ति, उसको चुनने को मिलता है। अभी आपके अगले साल पंचायत चुनाव है, ग्राम प्रधान चुनाव है। ग्राम सभा का मतलब क्या होता, तमाम चर्चा की थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे अपनी पॉलिटी में। आपको भी एग्जाम दे रहे वनडे का, वनडे के अलावा आप दरोगा सिविल सर्विस या दरोगा का सिलेबस भी उठाएंगे, उसमें भी लिखा है निर्वाचन आयोग आपके सिलेबस देगी। दरोगा सिलेबस देखेंगे, साफ साफ उन्होंने मेंशन किया है कि निर्वाचन आयोग से सवाल उनका बनना ही बनना, पूछेगा वो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। संस्थाएं जो होती हैं, संस्थाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है संवैधानिक संस्था, एक होती है वैधानिक संस्था यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और ये होती है स्टैट्यूटरी बॉडी। ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में दिया गया है, ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में दिया गया है वह कहलाएंगी संवैधानिक संस्थाएं। कौन कौन सी हैं? इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, CAG कंट्रोल एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148। लास्ट दो क्लास में बताया था मैंने, जब हाई कोर्ट वहाँ समझाया था आपको, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, ये भी संवैधानिक संस्था के तहत होते हैं। सारे फंक्शन मैंने बताए थे। इसके अलावा UPSC जो आपका है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी कैसी बॉडी है आपकी? संवैधानिक। और इसके अलावा जो हर एक स्टेट पे आयोग होता है जो PSC के एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वो भी कैसी बॉडी है आपकी? संवैधानिक। राष्ट्रीय यानी नेशनल SC और ST कमीशन, ये क्या है सब आपका? संवैधानिक संस्था। CVC का मतलब क्या है? सेंटर विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये सब क्या आती बॉडी आपकी? संवैधानिक संस्था। अर्थात इन सब का जो उल्लेख कहाँ दिया गया है? संविधान में दिया गया है, किसी न किसी आर्टिकल में, किसी भाग में। जैसे इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन किस भाग में है? भाग 15 में। ठीक, वैधानिक संस्था क्या होती है वहीं पे? ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं दिया गया है, सरकार मंत्रिमंडल के सुझाव के आधार पर उनका निर्माण करती है। कानूनी रूप से वैध होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कानून की, आप सब जानते हैं, जब ला लग जाता है कहीं पे तो वो चीज़ क्या होती है? ग्राउंड लेवल में अच्छे से जाती है। जैसे मैंने आपको पंचायती राज बताई थी, जब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था तो कुछ लोग मान रहे थे। सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू की गई थी? राजस्थान के नागौर में। लेकिन जब 73वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था तो सबसे पहले एडॉप्ट करने वाला कौन सा स्टेट था? MP। और उसके बाद भी अब पंचायती राज सबको मानना है। और पंचायती राज की जो तेज प्रबल समर्थक थे, कौन थे वो? महात्मा गांधी वगैरह। तो महात्मा गांधी क्या था कि गांव के आधार पर सत्ता का विकेंद्रीकरण। लास्ट क्लास में समझना विकेंद्रीकरण। ऐसी संस्था जिनका उल्लेख संविधान में नहीं दिया गया, कानून द्वारा वैध है या मंत्रिपरिषद के आधार पर सरकार बनाती, कहलाती कौन सी? जैसे NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अक्सर आप देखते होंगे जब फर्जी इनकाउंटर होते हैं तो सबसे पहले संस्था कौन सी पहुंच जाती है वहां पे? NHRC। एक फिल्म आई थी सलमान खान की, गर्व, सबने देखी होगी। गर्व फिल्म आई थी सलमान खान की। सलमान खान जो उसमें SP बना रहता है, इनकाउंटर वगैरह करता है, उसमें जो संस्था होती है, जो फर्जी इनकाउंटर होते हैं, ये योगी साहब की गवर्नमेंट है। अक्सर आरोप लगते हैं कि फर्जी इनकाउंटर वगैरह कुछ भी, तो जो भी ये होती है, यानी अब वो सत्य या असत्य जो संस्था काम करती है इन मामलों को कुछ करेगी NHRC। ये क्या है? एक वैधानिक संस्था है। NCW नेशनल कमीशन वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, जो महिलाओं के हितों में काम करती हैं। और ये आपसे इससे इंटरव्यू में सवाल पूछे गए हैं
एक वैकेंसी आई थी RI, एक लड़का एग्जाम देने गया, उससे पूछा राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है। क्यों? क्योंकि आपके समाज में देखिए, समाज में जब भी सवाल बनेगा आपसे, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव रिटर्न हो या इंटरव्यू, महिलाओं को दृष्टिकोण में रखा जाता है, कमजोर वर्गों को रखा जाता है, और जो पिछड़े होते हैं उनको। नीति आयोग आप सभी जानते हैं, नीति आयोग कब आया था? 2015। किसको हटा के आया था? योजना आयोग। योजना आयोग को। ठीक। NI नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये सारे क्या कहलाते हैं आपके? वैधानिक संस्था। यहाँ तक क्लियर? इसी के तहत हम लोग पहले पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन क्या होता है। महान्यायवादी और महाधिवक्ता में समझा चुका हूँ। महान्यायवादी क्या होता है? सेंट्रल का प्रथम वकील। महान्यायवादी सेंट्रल का प्रथम वकील होता है। महान्यायवादी भारत के किसी भी राज्य में मुकदमा देख सकता है। ठीक। राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत होता है। क्लियर ये सब चीजें? वहीं आपका महाधिवक्ता क्या होता है? एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत राज्य सरकार का प्रथम वकील। यदि यूपी का कोई महाधिवक्ता है तो यूपी के 75 जिलों में से किसी भी जिले में कोई मुकदमा चल रहा है वो सुनवाई कर सकता है। ये दो चीजें क्लियर हो गई थी आपको। आज हमें देखना इलेक्शन कमीशन। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, अक्सर आप लोग सुनते होंगे चुनाव होते हैं, सभी बिहार में चुनाव हुआ, 2022 में अपने यहाँ चुनाव होगा, अब 1 साल बाद लगभग चुनाव है। चुनाव के बाद कुछ लोग आरोप लगाते हैं वोटिंग मशीन खराब है, वोट चोरी हुई है। ठीक। और इसके अलावा यदि आपने वोट डाला होगा तो आपने 2-3 लोगों की पोस्टें देखी होंगी, जैसे जब चुनाव निर्णय हो जाता है तो जिले के लेवल पे चुनाव का सबसे हेड आदमी कौन हो जाता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी DM। अब DM तो हर जगह नहीं जा सकता, DM के नीचे होते हैं RO, और जब आप वोट डालने जाते हैं तो वहां पे मिलते हैं पोलिंग ऑफिसर या एजेंट वगैरह बैठे रहते हैं। वो कैसे काम करते हैं हम समझेंगे यहाँ पे। इलेक्शन कमीशन जो आपका है निर्वाचन आयोग, भाग 15 में दिया गया है। आपके पेपर में पूछा जाएगा चुनाव आयोग किस भाग में है? 15। बेटा पहली वाली क्लास वाले कौन से भाग में? ये 15। और चुनाव आयोग को किस आर्टिकल के तहत परिभाषित किया गया है? आर्टिकल 324। ये 2 सवाल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। अब हमें ये समझना है चुनाव आयोग में मुख्य रूप से 3 आदमी हैं और यही पूरे चुनाव की देखरेख करते हैं। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा भारत है, ये लोकसभा है, राज्यसभा चुनाव करा रहे हैं, कैसे कर लेते होंगे? जैसे आपके देश का CM PM तो एक ही है पर पूरे देश को कंट्रोल करता है, आपके स्टेट का CM भी एक है, करता है। क्यों? क्योंकि उनके पीछे कई लोग हैं काम करने के लिए, उनके नीचे जो है कई लोग काम करते हैं। जैसे PM के पास मंत्रिमंडल है, उसका पहली क्लास में जब सरकार होता है, सर PM क्या है आपका? हेड ऑफ गवर्नमेंट। और PM की हेल्प के लिए कौन है? MOC यानी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। और यदि पूछा जाए आपसे हेड ऑफ नेशन कौन है? प्रेसिडेंट। तो अब जो चुनाव आयोग में 3 व्यक्ति सदस्य कौन से? पहला होता है जो मेन होता है, जिसे बोलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त CEC, चीफ इलेक्शन कमीशन। इसकी हेल्प के लिए 2 व्यक्ति और होते हैं जिसको बोलते हैं अदर इलेक्शन कमीशन। बात में ध्यान समझना बेटा, बात बना लेना, लिखवा भी दूंगा। जो चुनाव आयोग है काम कैसे कर रहा है आपका? चुनाव आयोग में मुख्य रूप से 3 व्यक्ति हैं। जो पहला है उसे बोलेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त, और जो ये 2 हैं अन्य चुनाव मुख्य आयुक्त हैं, ये दोनों क्या काम करेंगे? इसकी हेल्प करेंगे। क्लियर था? जो ये व्यक्ति है या आयुक्त वगैरह हैं, इनको कौन चुनता है? इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा तो राष्ट्रपति का मन मर्जी तो नहीं है भाई ये बालक अच्छा पढ़ता है या ये अच्छा पढ़ता है, इसने टॉप किया है, इसको बना दो। अब जो ये नियुक्ति करेगा तो नियुक्ति करने के लिए
एक पैनल होता है चयन समिति। ठीक, चयन समिति में 3 रूप से मुख्य लोग होते हैं। पहला होता है प्रधानमंत्री, जहां कोई कंफ्यूजन पूछ लेना, ठीक, ये क्यों होता है वो भी बता देंगे। दूसरा होता है लोकसभा में विपक्ष का नेता। तीसरा होता है पीएम द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। ठीक, अब मन में सवाल उठेगा आपका, चंदन शिवम तुम दोनों इसको भी बताओ, लोकसभा में विपक्ष का नेता क्यों लिया गया समिति में? चाहते तो राज्यसभा का भी ले सकते थे, क्योंकि इक्वल बनी है समाज का, भेदभाव ना हो, क्योंकि उसको जनता ने नहीं तो अपना ही पार्टी बैठा देंगे वो लोग। हाँ, जनता के द्वारा चुनाव हुआ है। ये लोकसभा में क्या है, लोकसभा में आप सांसद किसको बना रहे हैं, आप वोट दे रहे हैं, यानी जनता का प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है। राज्यसभा में प्रत्यक्ष तो वोट नहीं देते हैं, यानी कि मुख्य रूप से जो औरतें हैं आपकी, जिसे बोलते हैं लोकप्रिय सदन, कौन हो गई? लोकसभा हो गई। इसीलिए इसका विपक्ष लेते हैं, क्योंकि ये माना जाता है ये जो नेता बना है वो किसी न कहीं की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, चलिए कैबिनेट मंत्री भी तो कहीं से चुन के ही आया होगा। कैबिनेट मंत्री भी आते हैं, और कैबिनेट मंत्री में क्या लिखा है? पीएम द्वारा नामित, क्योंकि सरकार में जो हेड है वो तो पीएम है, ठीक है, चलेगी तो उसकी ही। अब लोकसभा में विपक्ष का नेता क्यों? क्योंकि विपक्ष की भूमिका यही होती है, जो पक्ष नीतियां ला रहा है उसकी समालोचना करना। अक्सर होता क्या है, सिर्फ आलोचना करना। ये अपने व्यक्तिगत मुद्दे होते हैं भाई। और आप सभी जानते हैं किताबों में पढ़ने में अलग, किताबें पढ़ते हैं भारत के प्रथम नागरिक कौन? प्रेसिडेंट। यानी सारी शक्ति किसमें आनी चाहिए? प्रेसिडेंट में। देश के संधि समझौते किसके नाम पे होते हैं? यानी द्रौपदी मुर्मू। ये तो हो गया आपका संवैधानिक रूप से, पर कहने के कंट्रोल कौन कर रहा है इसको व्यवहारिक रूप में? समझाने की जरूरत है। इनमें ऐसी क्या खासियत थी जो रामनाथ कोविंद में नहीं थे दोबारा चुनने के लिए? इसके पहले तो रामनाथ कोविंद भी थे। वोटिंग की वजह से। कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि कोई भी सरकार हो वो चाहती है कि भाई वोट दे। ठीक, जैसे अभी इस लड़के ने टॉप किया है, अब कोई शाबाशी देगा तो सेनापति तो यही कहलाएगा जो होशियार है। तो पीएम का कहीं कंट्रोल होता, तो यही सवाल आपका यहाँ पे था, पीएम द्वारा नामित। 3 लोग ही होते हैं। हाँ, मुख्य रूप से 3 लोग ही हैं। तो मेजॉरिटी वाले सर पहले यहाँ वो होता था ना सुप्रीम कोर्ट का जज। सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। इसमें क्या, ये अभी नियम बदले, पहले नियम था सुप्रीम कोर्ट का। हाँ। ये अभी बदले गए हैं नियम। वही पूछ रहे थे। हाँ, ये अभी नियम बदले गए हैं और लगभग ज्यादा 10-12 साल हुआ होगा। ये अभी मतलब लेटेस्ट नियम बदले गए हैं, पहले नहीं थे। पहले हुआ करता था ये सुप्रीम कोर्ट। यहाँ के वेतन भत्ते जो होंगे इसके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होंगे। हटाने का जो प्रोसीजर होगा सुप्रीम कोर्ट की द्वारा हटाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के जज को हम कैसे हटाते हैं? विशेष बहुमत से। बहुमत की जब क्लास होगी तो आपको समझाया जाएगा। 4 प्रकार के बहुमत होते हैं। सिंपल मेजोरिटी जो बिल पास करवाती है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप पढ़ते ही हैं, महाभियोग 2/3। ठीक, पूर्ण बहुमत से बोलते हैं। एक विशेष बहुमत कहलाता है, एक कहलाता है क्वोरम गणपूर्ति अपूर्ति। यहां तक क्लियर? जो ये आपका तीनों सदस्य हैं इलेक्शन कमीशन, इनकी शक्ति वेतन जो है वो किसके होंगे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होंगे। इनको हटाने का जो भी प्रावधान होगा वो होगा विशेष बहुमत के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। कार्यकाल यदि पूछा जाए तो क्या कहेंगे आप? 6 वर्ष या 65 वर्ष। जो भी पहले पूरा बेटा समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? हाँ। आपको आ रहा है, उसको आ रहा है। 6 वर्ष मतलब आप चुन के गए हैं। यदि आप 55 साल में हैं 65 साल तक, यदि आप मान लीजिए 61 साल में चुन के जाते हैं तो क्या हो जाएगा? आपका उम्र या तो आपका समय 6 वर्ष हो जाए या तो एज आ जाए। यहां तक कोई दिक्कत? सवाल पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत एडेंट मताधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 326। बिहार दरोगा का पेपर हुआ तो 2021 में साफ साफ पूछा गया था कि चुनाव आयोग में एडेंट मताधिकार किस आर्टिकल के तहत है? 24, 25, 26। टिक किस पे लगाएंगे आप? 326। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो मताधिकार की आयु थी 21 वर्ष, उसको घटा दी कर दी गई 18 वर्ष।
और प्रभावी कब से हुई थी ये भी पूछा जाएगा 29 मार्च 1989। और ये वाली लाइन तो कई एग्जाम में पूछी गई है कि मताधिकार की आयु किस संविधान संशोधन के तहत 21 से 18 की गई। अर्थात आप 18 साल में सरकार चुन सकते हैं। वैवाहिक उम्र क्या होती है? क्या वैवाहिक उम्र महिला में 18, पुरुषों में 21। स्कूल में पढ़ा के 24 कर दिया, महिलाओं की 21 कर दिया है। मिनिमम एज 21 है। महिलाओं की 21 कर दिया, पुरुषों की 24 कर दी दोबारा। पहले था सर ऐसा? पहले था। अब आप यही देख लीजिए, सरकार भी इस बात को प्रमाणित करती है, मानती है कि विवाह की उम्र आपकी 21 साल होनी चाहिए और आप 18 साल में सरकार को चुन सकते हैं। यानी आप एडल्ट इंटर के बाद हो जाते हैं। आमतौर पे इंटर 12वीं 18 साल तक हो जाती है, 17-18 लगभग। क्यों? विवाह के लिए कि वहाँ पे मेच्योरिटी चाहिए आपको, ठीक। और यहाँ 18 साल बोल कि आप अपनी सरकार अपने मत से चुन सकते हैं। जैसा कि मैंने लोकतंत्र की परिभाषा में बताया था, लोकतंत्र भी ये कहता है कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। और 18 तारीख से आप पॉलिटिकल रूप से, राजनीतिक रूप से एडल्ट की कैटेगरी में जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर जैसे 3 लोग हैं चयन समिति में, हाँ। अगर 2 लोगों ने वोटिंग कर दी, मान लो पीएम ने, और पीएम द्वारा नामित व्यक्ति ने तो चुन लिया जाएगा ना। सर बोलो। हाँ, हाँ। और लोकसभा के विपक्ष का नेता ने मतलब मना किया, ठीक है, आगे बोलो। तो फिर क्या होगा? चयन हो जाएगा? बिल्कुल चेंज हो जाएगा। फिर वो तो नेगलेक्ट हो गया ना, 0 हो गया ना फिर तो। कई नियम ऐसे होते हैं जो सिर्फ किताबों में होते हैं, व्यवहार में नहीं। लोकसभा में विपक्ष के नेता में भी यही है, जो तुमने सवाल उठाया। अभी लेटेस्ट उठा लेते हैं, 2024 का ही 24 में इलेक्शन हुए, 3 पार्टियां निकल के आई विपक्ष में, कांग्रेस, समाजवादी आ गई और बीजेपी तो थी। बीजेपी की स्थिति आपको भी पता है, बहुमत के आधार पे नीतीश, नायडू, ठीक। अब यदि विपक्ष में या तो कांग्रेस का आधार, कांग्रेस यदि कोई चीज चुनाव आयुक्त को लगाई जा रही है, अब सुनो बेटा, सुनो तुम चंदन, चुनाव आयुक्त को चुना जा रहा है तो चुनाव आयुक्त के पीछे जो ये व्यक्ति अपनी पार्टी के क्यों करवाएगा? क्योंकि जिस व्यक्ति को लाया जाएगा वो आमतौर पे सब होगा। जब आपको पहले कह दिया गया है कि लगभग सुप्रीम कोर्ट के आसपास, तो कहीं ना पढ़ाई लिखाई में सब सही है, तो सरकार जो विपक्ष भी होती इन सब चीजों में हस्तक्षेप नहीं करती है, समानता, ठीक। ऐसा होता भी है, ठीक, होता तो है नहीं, ऐसा होता भी है, तब भी पीएम का प्रकोप इतना तगड़ा होता है, सारी चीजें पारित हो जाती हैं, क्योंकि पीएम द्वारा ही नामित है, तो पीएम की साइड ही रहेगा। इनफैक्ट ये भी मैंने बताया आपको कि प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट किस रूप में मान रहा है। अब आप सवाल ये उठा सकते हैं, सर जिन व्यक्ति को इनके चुनने भेजे प्रेसिडेंट नहीं माने, तो नियुक्ति तो प्रेसिडेंट के द्वारा हो रही है। प्रेसिडेंट का रोल ही नहीं है बस, क्योंकि प्रेसिडेंट तो क्या ऐसे पे कठपुतली, सर अगर मना कर दे प्रेसिडेंट तो फिर आप हो भी तो सकता है ना सर। आप अपने पापा के खिलाफ जा सकती हैं, ठीक, क्योंकि कुछ चीजें जुड़ी होती हैं, ठीक। तो और फिर लेकिन इसके बाद जो उसके डॉक्यूमेंट होंगे, क्योंकि इनके जो वेतन भत्ते मिलेंगे तो कहेंगे डॉक्यूमेंट तो उनके होंगे ना सरकारी, इन पे नियुक्ति के नाम पे किसका व्यक्ति नाम आएगा? प्रेसिडेंट का। जैसे अभी एग्जाम्पल लीजिए, कहीं भी कोई झगड़ा हो जाए या कि आतंक राष्ट्रीय हित पे संघर्ष आ जाए, कोई आप पे हमला कर दे या भी किसी देश से आपको संधि करनी है, कौन करवाएगा? प्रेसिडेंट होता है। पर निर्णय तो कौन ही ले रहा है? आपका पीएम। तो यदि आपसे कोई पूछे कि किस संविधान संशोधन के तहत मताधिकार की आयु घटाई गई, 61वें संविधान संशोधन कितनी कर दी गई थी? मताधिकार की आयु घटा के कितनी कर दी गई? 21 से 18। 21 से 18। और कब प्रभावी की गई बेटा? 29 मार्च 1989। मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? और उसको हटाएगा तो कौन हटाएगा?
महाभियोग द्वारा सांसद हटाया। महाभियोग नहीं, विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा हटाया जाएगा। किस आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन की चर्चा की गई है? किस आर्टिकल में और किस भाग में? 15 भाग में। और एडिट नंबर अधिकार किस आर्टिकल पे है? 26। अब ये हो गया। अब ये देखिए जो चुनाव आयोग, याद हो गया आपको? क्लास भी आपको याद हो जाएगा। आप वनडे एग्जाम में प्रयास में रह जाएगा, क्लास खत्म होती है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हर टॉपिक को आप देखेंगे, जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री, जो भी, आप जीएस का कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें से हर टॉपिक में 10 से 12 सवाल ऐसे होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। आप कोई भी टॉपिक, चाहे हिस्ट्री उठा लीजिए, हिस्ट्री में अकबर की पोस्ट उठा लीजिए, गांधी जी उठा लीजिए, ज्योग्राफी में नदी, झरने, नदी भी आप देखेंगे, ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे, नदी, सारी नदियों से सवाल ही पूछे जाते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। हिमालय की नदियां हो गई, ठीक, ब्रह्मपुत्र का वगैरह सिस्टम हो गया, और नीचे प्रायद्वीपीय नदियां, खेल खत्म। दर्रे उठा लीजिए आप, दर्रे आपको 4-5 से ज्यादा पूछते नहीं है वो। कश्मीर के दर्रे पूछ लेगा, हिमाचल के पूछ लेगा, उत्तराखंड के पूछ लेगा, मणिपुर के वगैरह पूछ लेगा, बस ये यहाँ तक क्लियर। जो ये इलेक्शन कमीशन है, आखिर इसके कार्य क्या क्या होते हैं? चुनाव करवाना होता है इसके काम। चुनाव आयोग कार्य होते हैं इसके। चुनाव करवाना, पहला तो हो गया आपका चुनाव करवाना। इलेक्शन कमीशन जो होगा चुनाव किस किससे करवाता है? लोकसभा के, राज्यसभा यानी संसद। प्रेसिडेंट की चुनाव करवाएगा और उप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट वाला, उप प्रेसिडेंट वाला, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। ये यूपी लिखा है, यूपी वाला उत्तर प्रदेश नहीं है, प्रेसिडेंट और अब प्रेसिडेंट, ठीक। लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, विधान परिषद। विधान परिषद सभी जगह तो है नहीं है। कितने राज्यों में विधान परिषद जो ट्रिक बताई थी मैंने, बताओ रेनू, कौन कौन से जो ट्रिक बताई थी उसको बताओ। तुम बताओ अरेंद्र के नाम। यूपी, बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। कोई ट्रिक बताई थी इसकी? आधा तेल यूपी में। आधा तेल यूपी में बिका। विधान परिषद की ट्रिक क्या है? जैसे कोई पूछे आपसे विधान परिषद कितने हैं पूरे भारत में, 6 ट्रिक क्या है आपकी? आधा तेल यूपी में बिका। आज से आंध्र से आंध्र प्रदेश, ती से यू से तो यूपी हो गया, महाराष्ट्र, बिहार, और क्या हो गया? कर्नाटक। कितने हो गए? ठीक। इन सब की चुनाव कौन करवाएगा आपका बेटा? ये बहुत पेपर पूछा जाता है, याद कर लीजिए। आधा तेल यूपी में बिका, इलेक्शन कमीशन, ठीक। कौन करवाएगा? इलेक्शन कमीशन। क्या चुनाव आयोग पंचायतों की चुनाव करवाएगी? वो रेनू करवाएगी? नहीं करवाएगी। बेटा तुम समझो ध्यान से, चुनाव आयोग में रह रहे ना, चुनाव आयोग समझ में आ रहा है? चुनाव आयोग लोकसभा का चुनाव करवाएगा, राज्यसभा करवाएगा, समझ पा रहे हो? लोकसभा, राज्यसभा ये कहाँ पे होती है? केंद्र में कि सरकार, राज्य में? केंद्र। शाबाश। पंचायतें का चुनाव आयोग नहीं करवाएगा, ये कौन करवाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक। अब यदि सवाल यही पूछा जाए, नगर पालिका को चुनाव करवाएगी? नगर पालिका, नगर निगम का, ये तो सरकार की निर्वाचन आयोग, इस सब काम में किसका करवाएगा? राज्य। अब यदि सवाल पूछ ले जाए आपसे, इलेक्शन कमीशन निम्न में से किसका चुनाव करवाता है, या इलेक्शन कमीशन निम्न में से किसका चुनाव नहीं करवाता है? पहला प्रेसिडेंट, ठीक, दूसरा पीएम, तीसरा विधानमंडल, ये सभी सवाल है इलेक्शन कमीशन निम्न में से किसका चुनाव नहीं करवाता है? नहीं करवाता। हाँ,
हाथ खड़े कर शिवम तुम बताओ। पीएम का नहीं करवाएगा। पीएम का नहीं करवाता। उसकी कॉपी नहीं करना है दूसरे की, मैं पूछ भी लूंगा क्यों नहीं करवाएगा। वो भी नहीं करते। ठीक, आप तो बताएं पीछे। पीएम नवजात कन्या है, आप बताएं। अरे मेरा मतलब स्टार्टिंग में आता मत करो बेटा, ठीक, मतलब जो बताएं मेधावी छात्र हैं बताएं। महिमा बताओ किसे चुनाव नहीं करवाएगा? आप बताइए पीएम का क्यों करवाएगा, पीएम का क्यों नहीं करवाएगा? आप लोगों ने कहा ना सर पीएम, सर पीएम का तो करवाता है। पीएम नहीं करवाएगा। सर अब आप ये पूछिएगा कि पीएम का क्यों करवाता है? आप बताइए। अच्छा आप बताइए, क्या बताएं? आप बताओ तुम्हारे। सर पीएम का इसलिए नहीं करवाते क्योंकि पीएम का तो मनोनीत किया जाता है ना राष्ट्रपति द्वारा, अब मतलब बात- बहुमत दल का नेता होता है। आप बताओ। अपॉइंट होता है, मनोनीत नहीं होता। उसका कहने का सेंस वही होता है नियुक्ति का बढ़ने वाले, क्योंकि पीएम का कुछ चुनाव नहीं होता। पीएम किसका चुनाव हो रहा है? लोकसभा का। सभा का। उड़िया सुनो, चुनाव किसका करवा रहा है? इलेक्शन कमीशन लोकसभा का। पीएम का कोई जरूरी नहीं है। जैसे कई स्टेटों में देखते होंगे सीएम के चेहरे नहीं बताए जाते हैं, या कांग्रेस वाले चुनाव लड़ते हैं तो अपना चेहरा नहीं बताते, हम इसको सीएम बना देंगे। तो इलेक्शन किसका हो रहा है? लोकसभा का। क्लियर? अब देखते हैं इसके कारण। चुनाव करवाना तो हो गया। पार्टी का जो चुनाव चिन्ह होता है वो कौन देगा? इलेक्शन का। किसी को कलम चाहिए, कबूतर चाहिए, मकड़ी चाहिए, पंजा चाहिए, पंजा जो भी चाहिए, कलम दबा चुनाव चिन्ह कौन देगा? आपका इलेक्शन कमीशन। क्लियर? आचार संहिता लागू करवाने की पावर किसके पास होती है? इलेक्शन कमीशन। आचार संहिता का मतलब ये होता है कि भाई जब ये लग जाएगी, कोई आप गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं कर सकते हैं, यदि ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जो जब आचार संहिता लगती, जब सरकार होती ही नहीं है कोई, सरकार तो डिक्लेयर नहीं करेगी ना। जब सरकार नहीं तो डिक्लेयर किसका चीज का? संहिता के लिए किसने? यदि कोई गवर्नमेंट कोई घोषणा करती है जिससे उसको फायदा हो सकता है, वो आचार संहिता के खिलाफ है। इसके अलावा कोई पार्टी है वो कितनी गाड़ियां प्रचार के लिए रखेगी, ठीक, इन सब का देखरेख कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन। यदि जो प्रचार की बात करी जा रही, प्रचार कौन करवाएगा? इलेक्शन कमीशन। इसको समझिए। जैसे दो लोग खड़े हैं, अभी बिहार का चुनाव देख लीजिए, आप बिहार के चुनाव की बात करें, ठीक, बिहार के चुनाव में एक पार्टी मुंगी थी जनस्वराज वाली, या नीतीश या आरजेडी वगैरह की। अब कोई अमीर व्यक्ति है वो 50 गाड़ियों को प्रचार करा दिया जा रहा है। इसी इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर होती है कितनी गाड़ियां प्रचार में इस्तेमाल की जाएंगी, कितना भाई वगैरह। इसकी वजह क्या है? यदि मान लीजिए दो व्यक्ति खड़े हैं, जो एक अमीर है, अब वो तो पूरा लगा दे चुनाव चिन्ह में 50 क्या 100-150 गाड़ियां सुबह शाम का प्रचार चल रहा है, ठीक। जो कमजोर आर्थिक रूप से पीछे हो जाएगा। इक्वलिटी के लिए ये चीज लाई जाती है जो गाड़ी होती। अब अक्सर देखेंगे आप, जब चुनाव होता है तो अक्सर सुनने को मिलेगा आपको गाड़ियों की चेकिंग होती है। कई लोग क्या करते हैं, 40-50 गाड़ी निकली, उनमें से कई लोग गाड़ी पैसा वगैरह ये सब निकालते हैं। यदि कोई गलत काम करते हुए कोई गाड़ी पकड़ी जाती है और कोई शिकायत कर देता है तो इलेक्शन कमीशन के पास उसकी नेम प्लेट वगैरह है सब, वो उसे चेक करता है कि कौन सी गाड़ी उस पर कार्रवाई की जा सकती है, यानी उस पार्टी पर या उस पार्टी के किसी उम्मीदवार पर। बात समझ पा रहे हैं? ये सब क्यों किया जाती है? तो ये संवैधानिक रूप से आपको एक कमजोर वर्ग को, जो कमजोर कैंडिडेट है या जो एक पावरफुल कैंडिडेट है, उस पर इक्वलिटी बैलेंस की जा सकती है। 48 घंटे जब किसी जगह वोटिंग होनी होती है, लगभग 48 घंटे पहले क्या कर दिया जाता है? प्रचार बंद कर दिया जाता है। ये चीज समझ में आई आपको? यहां तक किसी को दिक्कत? यहां से आपके सवाल कैसे बनेंगे? एक बार रिपीट करिए। इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल पे? एडल्ट मताधिकार किस आर्टिकल पे? किस भाग में
इलेक्शन कमीशन की चर्चा की गई है। 15वें भाग 15। इलेक्शन कमीशन का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उसको किस आधार पर हटाया जा सकता है? विशेष बहुमत, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। उसके जो वेतन भत्ते होते हैं किसके इक्वल होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज के। किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु घटा दी गई थी 18 वर्ष? 61वें संविधान संशोधन 1989। ये बहुत याद रखिएगा। ये कानून कब प्रभावी हुआ था? 29 मार्च 29 मार्च 1989। कार्यकाल कितना होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का? 6 वर्ष या 65। यहाँ तक किसी को समस्या? बेटा समझ आ रहा है? अब समझने का प्रयास करते हैं कि जो ये चुनाव होता है तो चुनाव में जो अधिकारी होते हैं किस विभाग में होता है, यानी चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है। इलेक्शन कमीशन अब हर जगह तो नहीं करा सकता काम। जैसे आप वोट डालेंगे, कहाँ जाने जाते हैं? स्कूल में बूथ बनाए जाते हैं। उस स्कूल के बूथ में एक मिलता है आपको कि आपको मिल जाएगा एक एजेंट जो आपको बताते रहते हैं, जो कि प्राइवेट होता है। इसके अलावा एक जिले के अंदर चुनाव करवाने की सारी शक्ति का सर्वे सर्वा हो जाता है जिला अधिकारी, जिसको हम बोलते हैं समानता IAS DM। अब वो पूरे जिले में मतलब बड़ा जिला है, इलाहाबाद टाइप का, अब हर जगह तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसकी मदद करने के लिए कई चीजों में, कई भागों में डिवाइडेड होते हैं। ठीक, वो चीज समझने का हम प्रयास करते हैं। ये नोट कर लिया, मिटा दे इसको। ये उत्तर मैन होता है DM जिले के अंदर। DM की हेल्प के लिए होते हैं RO रिटर्निंग ऑफिसर, PO प्रिसाइडिंग ऑफिसर।
अब देखिए समझिए, जैसे आपने कभी वोट डाला होगा तो वहाँ पे कौन कौन मिलता है आपको, या एक डीएम पूरे जिले के चुनाव को कैसे कंट्रोल करता है। इलेक्शन कमीशन ने अपना अधिसूचना जारी कर दी। कोई छोटा जिला में होगा जैसा तो संभावना है कंट्रोल के, जैसा कि कोई बड़े जिले हैं कानपुर, इलाहाबाद और बड़े जैसे जिले। अब वहाँ पे चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से कैसे करवाया जा सकेगा? क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं चुनाव से सरकारें बन रही हैं, यदि निष्पक्ष नहीं होगा तो जो आरोप लगते हैं वोट चोरी वगैरह के, तमाम इस टाइप के आरोप लगते रहेंगे। ठीक, यानी कि इसके अलावा जो आपकी संविधान की प्रस्तावना साफ साफ कहती है कि भेदभाव रहित सामंजस्य स्थापित करके सरकार काम करेगी। सरकार भी कहती है, आप पढ़ते हैं सब, धमज जलवनी, धमज जल वनी, धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान, रंग, रूप के इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकार को मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग होते हैं। चुनाव आयोग फंक्शन कैसे करते हैं? ये जिले का मेन अधिकारी डीएम होगा। ठीक, अब एक जिले को यहाँ समझिए, एक जिला है, एक जिले के ऊपर कई चीजें आती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए डीएम की हेल्प के लिए होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर, आरओ अधिकारी। कौन से अधिकारी होते हैं? आरओ होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। यानी कि एक जिले को कई भागों में तोड़ दिया गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है? एक जिला था कोई, ये जिला था, इस जिले को कई भागों में तोड़ दिया गया। बात समझ रहे हैं? उसका जो अधिकारी होगा वो कौन होगा? आरओ, रिटर्निंग ऑफिसर। किसको रिपोर्ट करेगा? ये डीएम को। अब इसकी हेल्प के लिए, अब जैसे कोई तहसील स्तर का है, अब वहां पे तो आरओ जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको भी हेल्प चाहिए होगी। उसकी हेल्प के लिए इस जगह को और छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है, जिसको अधिकारी होता है उसका पीओ, प्रीसाइडिंग ऑफिसर। सबके फंक्शन बताओ काम क्या करते हैं, ये भी बता रहा हूँ। ऊपर से स्ट्रक्चर कि ये अधिकारी ये होगा, ये काम क्या करेगा वो भी बताएंगे आपको। ठीक, अब जो ये प्रीसाइडिंग ऑफिसर है, इसको क्या है, बूथ कहाँ बनाए जाते हैं? स्कूल में बनाए जाते हैं। आप थोड़ा ध्यान से हटाइए, आपको 2-4 किलोमीटर के रेंज में 3-4 स्कूल मिल जाएंगे, और स्कूलों में भी 10-12 कमरे होते हैं। जब आपने वोट डाला होगा तो बकायदा आपको एकदम एक बार में एक ही जाएगा, और वो बना रहेगा एक तो डिब्बा टाइप का। ठीक, उस पर आप वोट किसको डालें, क्योंकि वहां पे कोई आपको बरगला नहीं सकता। सब किस चीज के लिए क्या है? निष्पक्ष के लिए। यानी जो पीओ लेवल का क्षेत्र था, इसको भी छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाएगा। जो इसका अधिकारी होगा वो कहलाएगा आपका पोलिंग ऑफिसर। ठीक, ये चीज समझ में आई? एक जिले को कई भागों में तोड़ा जाता है मुख्य रूप से, उसको और भागों में ये अधिकारी होते हैं। डीएम को हेल्प करेगा आरओ, आरओ को हेल्प करेगा पीओ, पीओ को हेल्प करेगा पीओ सेकंड, और फिर आगे। यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान से समझिए इसको। जो ये आरओ होता है, आरओ रिव्यू ऑफिसर नहीं है ना, आरओ पानी, आप समझो आरओ पानी है ये क्या है? रिटर्निंग ऑफिसर। इसके बाद पावर बूथ होती है। आप सभी जानते हैं चुनाव के टाइम पे जिले की डीएम के ऊपर पावर बहुत ज़्यादा जाती है, वर्कलोड भी होता है, पावर भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके नीचे जो हेल्प कर रहा है उसके पास भी अच्छी खासी पावर होती है। इसी को बोलते हैं एरिया इंचार्ज। ठीक है, ये कौन होते हैं? पीसीएस लेवल के ऑफिसर। पीसीएस के लेवल मतलब अपर पीसीएस, ये नहीं कि गणना अधिकारी, या आप सोचें नगर पालिका का अधिकारी वो चला आया कि नहीं भाई हम देखेंगे। टॉप ऑफिसर। ठीक, जैसे एसडीएम। अब आप कहोगे सर जी जो यहाँ पे मोहब्बा में कोई एसडीएम है वो भेदभाव भी कर सकता है, पावर आ गई। ऐसे केसेस में इनके मंडल चेंज कर दिए जाते हैं। इसको भेज दिया जाएगा जौनपुर, इसको कहीं गाजियाबाद। अब तो ये कर नहीं सकते। बात समझ रहा है? बड़ा समझ में आ रहा है?
ध्यान से समझ तो आपको एक चीज समझ में आएगी आखिर काम कैसे होता है। क्लियर यहाँ तक? अब इसकी हेल्प के लिए जो आपने क्षेत्र को डिवाइड किया था उसके अधीन जो अधिकारी था उसे बोलते हैं पीओ यानी प्रीसाइडिंग ऑफिसर। ये होता है बूथ का इंचार्ज। ठीक, क्या है ये बूथ का इंचार्ज? बूथ मतलब क्या? स्कूल के कमरों की निगरानी करना। कोई स्कूल बूथ बना दिया, अब स्कूल में कई कमरे हैं, उनकी निगरानी कौन करेगा? अब ये एक टाइम पे हर कमरे में तो उपलब्ध नहीं हो सकता, कैमरे की व्यवस्था करवाई जाएगी, वो सब सही है, लेकिन हर कमरे के स्कूल में जो बूथ में गड़बड़ी होती है किसको पकड़ोगी सबसे पहले? इसको। इसके लिए वर्कलोड ज्यादा होगा। अब इसकी हेल्प के लिए ये होते पीओ सेकंड, इसे बोलते पोलिंग ऑफिसर। पोलिंग ऑफिसर क्या काम करता है? आपका आधार कार्ड चेक करेगा, वोटर आईडी चेक करेगा, आपकी वोटर आईडी से आपका मुखड़ा मिलता है कि नहीं मिलता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और सही आगे आ गया हो। जैसे अक्सर इसको आप अपने पेपर के तौर पर देख लीजिए, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपका सब मिलाया जाता है पूरा, ठीक, फेस मिस कराया जाता है। तो कई बार आपने देखा कि बड़े बड़े सोल्वर बैठे हैं, वो कैसे बैठ जाते हैं? अपने एडमिट कार्ड में कहीं कुछ गड़बड़ी कर ली इस टाइप का। क्लियर? ये 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, मतलब इनकी संख्या एक नहीं होगी, संख्या ज्यादा भी हो सकती है। बात समझ आ रही है? संख्या ज्यादा भी हो सकती है। इनके काम क्या है बताया मैंने, आधार कार्ड, वोटर आईडी, और सबसे बड़ी खास बात जो ये पोलिंग ऑफिसर होगा वो आपका सरकारी अध्यापक होगा। और सर वो जो ऊपर वाले पीओ वो कौन से लेवल का होंगे? ये बूथ इंचार्ज है, मतलब ये आपके अधिकारी ही होंगे, ये सब अधिकारी होंगे, सरकारी महकमे से जुड़े व्यक्ति होंगे सब। ठीक, इसको भी समझा देते हैं आपको। जैसे आपने पीसीएस की वेब चर्चा की, पीसीएस में एसडीएम, एडीएम वगैरह, सीडीओ वगैरह की और भी नौकरियां होती हैं यहाँ पे। अपने यूपी में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस चीज का होता है? बताओ, तुम्हें बताओ बढ़िया। सीमा, गन्ना और क्या ना? दूध का होता है, गेहूं का होता है। दूध का कहाँ से होता है यूपी में ज्यादा प्रोडक्शन? हरियाणा। हरियाणा क्या नाम है तुम्हारा? सीमा? नहीं सर, गेहूं और चावल। कोई और बता है आप दोनों हैं? यूपी में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन 3 चीजों का होता है, गेहूं, गन्ना, आलू। आलू का होता है बहुत ज्यादा, नंबर 1 प्रोडक्शन में। बोला जो ओवरऑल स्टेट है नंबर 1 आप हैं गेहूं, गन्ना, आलू में। दूध में नहीं है? दूध में अपने यूपी में, दूध में आपको प्रोडक्शन ज्यादा वो है, यूज है। खपत। ठीक, गेहूं है, गन्ना है, आलू है। गन्ना आपकी जानते हैं आप लोग कॉमर्शियल फसल है। ठीक, आपका सवाल था ये कौन से अधिकारी होंगे? अब गन्ना विकास अधिकारी जो भी बनते हैं वो पीसीएस के थ्रू बनते हैं। ठीक, यानी कि अधिकारी है पर छोटे स्तर का है, उन व्यक्तियों को यहाँ बना दिया जाता है। अब जैसे गन्ना विकास अधिकारी से अभी इस समय आप मंडी वगैरह जाएंगे, जो आपकी हर शहर में मंडी होती है, आसपास के गांव में लोग सारी फसल लेते हैं, वहां बेचते हैं। ठीक, अब इस व्यक्ति को यदि आपने बूथ इंचार्ज बना दिया तो उसकी पावर बढ़ जाएगी, पावर बढ़ जाती है, अपने आप को क्या मानना समझ लगता है? शक्तिशाली व्यक्ति। पीओ जो होता है सरकारी अध्यापक होता है। एक व्यक्ति और होता है कई जगह, सभी जगह नहीं मिलते, इसे बोलते हैं पोलिंग एजेंट। ये प्राइवेट भी होते हैं, जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति जाता है वोट डालने, उसको तो समझ नहीं होती, तो एक व्यक्ति मिलता होगा, आपको देखते होंगे, वो बताता होगा बाबा ये तुम्हारा चिन्ह है, यहाँ इस कमरे में जाना है, राइट घूमो, लेफ्ट घूमो, ये पूरा बताएगा वो। ये क्यों होते हैं? सरकारी। कुछ होता है यदि मान लीजिए कहीं पे कोई बूथ में कुछ हो गया, गड़बड़ी हो गई, तो ये व्यक्ति नहीं धरा जाएगा, इस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इस व्यक्ति को सिर्फ वर्कलोड को कम करने के लिए किया गया है या लोगों को गाइड करने के लिए किया गया है। बात में आ रही है? कोई सवाल? ये पार्टी के होते हैं। हाँ सर, हाँ, पार्टी के तो होते हैं। अब मान लीजिए आप विधायक हैं, अब क्या करेंगे हम? अब अधिकारी क्या करेगा? अधिकारी जो बटा इनके यहाँ से उठा लो व्यक्ति, ठीक, और इनको पेमेंट भी मिलता है, ऐसी बात नहीं ये फ्री में काम करवाया जाएगा। शाम 9 बजे 500-1000 रुपये लेके जाते हैं। ठीक,
तो ये पार्टी के भी होते हैं, पार्टी के भी हो सकते हैं, क्योंकि इनका सब काम क्या है, बाहर का काम है, अंदर कोई काम नहीं करेगा इनका। ये सिर्फ एक रूप से जो शिक्षित नहीं है, ये जिनको जानकारी है उनको जानकारी मुहैया कराने के लिए, यानी एक रूप से गाइड का काम करते हैं, यानी प्राइवेट होते हैं। इस प्रकार ये काम होते हैं आपके। इस तरह मतदान डाला जाता है, सब चीजें होती हैं। अक्सर आप लोग बोलते हो कि भाई कोई जो वोटिंग मशीन है, वोटिंग मशीन को सप्लाई नहीं हुई, वोटिंग मशीन खराब हो गई, यानी कोई टेक्निकल इशू आ गया। जब कोई टेक्निकल इशू आता है तो ये किसको बताएगा, इसको, इससे कोई लेना देना नहीं है, फिर इसका काम हो गया, पार्टी वार्टी ये कुछ नहीं बताएगा, ये बताएगा इसको, ये बताएगा इसको, ये, और ये फिर किसी को मजिस्ट्रेट को बोलेगा टेक्निकल इशू सोल्व करने के लिए। ये चीज समझ में आई? किसी की नहीं आई? जो कोई और हो जो समझ में आए उसके। जैसे आप एग्जाम देने जाते होंगे, तो जब आप कभी एग्जाम कोई भी दिए होंगे तो एक लोग होते हैं प्राइवेट तौर पे जो आपका आई स्कैन वगैरह करते हैं, आप क्या चेकअप करते हैं मशीन से लेके, कॉलेज वगैरह क्या करते हैं, इनको प्राइवेट के तौर पर रख लेते हैं, जो आई करते हैं। पेपर आपका खत्म हुआ, इनको पैसा मिला, खेल खत्म। अब पेपर लीक होता है या पेपर में कुछ होता है, जिम्मेदार कौन होते हैं, कोई स्कूल कॉलेज वगैरह जो प्रबंधन होते हैं। ठीक, सेम उस तरह समझना है, जी समझ में आ गई? ये सब मिला के आपकी चुनाव की प्रक्रिया होती है, यानी इस तरह से चुनाव संपन्न करवाया जाता है और निष्पक्षता के आधार पर। ठीक, जो वोटिंग मशीन का मुद्दा है, तो वोटिंग मशीन का तो अपने अपने किस्से हैं। सरकार हार गई तो गड़बड़ी है, सरकार जीत गई तो सरकार गड़बड़ी नहीं, वो तो वही कहानी है, अपना अपना प्रक्रिया। तो जो आपके एग्जाम के पर्पज से चीज समझ में आए, इस प्रक्रिया होती है, काम होता है। इसी को लिखना है, थोड़ा इसको लिख लेते हैं, हेडिंग डालिए चुनाव आयोग। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इसको लिखवाने की जरूरत होगी नहीं, ये समझ में आ गया? इसको बना लीजिए। जो आपसे एग्जाम के पर्पज से जो सवाल पूछे जाते हैं उनको हम थ्योरी ग्रुप में लिखेंगे। लिखिए चुनाव आयोग हेडिंग, चुनाव आयोग भाग 15। चुनाव आयोग भाग 15 के तहत आर्टिकल 324 से 329 तक उल्लेखित हैं। यह एक संवैधानिक संस्था है। यह एक संवैधानिक संस्था है। यह आयोग संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानमंडल, के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और इन निर्वाचनों के संचालन के निर्देशन तथा नियंत्रण की जिम्मेदार भी है। निर्देशन तथा नियंत्रण के जिम्मेदार भी है।
उसको क्या क्या समझ उसको लिखवा दो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति नीचे अंडरलाइन कर लेना। ये इसलिए जब तुम्हारा एग्जाम नजदीक हो कोई भी, तो सिर्फ जो अंडरलाइन वाले वर्ड्स हैं उनको रिकॉल करना है। तो आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि आप सारी चीजों को पूरी तरह से रिवीजन कर पाए। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2003 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2003 के अनुसार 2023 है 2023 के अनुसार इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। जिसमें शामिल होंगे, ये जो फिगर बनाया था उसको बना लीजिए, जिसमें शामिल हो चयन समिति के 3 प्रेसिडेंट, लोकसभा विपक्ष का नेता, प्रेसिडेंट द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री। निर्वाचित आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। निर्वाचित आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ब्रेड में लो जो भी पहले हो। इनको इनके पद से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा। इनको इनके पद से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा। आर्टिकल 326 के तहत सुप्रीम कोर्ट के तहत हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के तहत हटाया जाएगा। आर्टिकल 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। अच्छा, एक सवाल बताइए, जो भारत में मत दे रहे हैं वो वैधानिक अधिकार है कि संवैधानिक है? जो मत हम देते हैं, मत समझ रहे हैं ना, मत दे रहे हैं, ये पूछा गया था, पीसीएस में पूछा गया कि, और जो स्टेट के बड़े एग्जाम जैसे आरओ वगैरह दरोगा इसमें पूछा गया है क्या? संवैधानिक। पीसीएस 2015 ने इसका आंसर अपनी उत्तर कुंजी में वैधानिक माना है। ठीक, लिख लीजिए।
तो हमको टिक वही लगाने हैं जो आयोग मानता है। उसके बाद आपत्ति भी दो ही होगी सर। आपत्ति हुई थी लेकिन आंसर तो सवाल उन्होंने डिलीट किया। इसके बाद कोई सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन नहीं आ गया होगा तो चेंज हो गया होगा। किताबों के आधार पे भी जो मिलता है आपको कि वही है वैधानिक मान लेते हैं, है संवैधानिक क्योंकि जो आर्टिकल संविधान की डेफिनेशन है उसके हिसाब से संवैधानिक है। लेकिन आपको अपने मार्क्स बढ़ाने जो आयोग कहता है उसका आधार पे चलेंगे। इसीलिए आप देखिए जब भी कोई परीक्षा होती है 2-4 सवाल डिलीट हो ही जाते हैं, 2-4 सवाल डिलीट हो जाते हैं और वही काम हो जाता है पास फेल का। देखिए आगे, भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 61, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1900। अब देखिए इसमें बड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, पूछा जाएगा संविधान संशोधन 1986, 87, 88, 79, तो 79 में प्रभावी हुआ है यानी लागू हुआ है। 89 नहीं सर 89। हाँ 89 में प्रभावी हो रहा है यानी अधिनियम बना है। पर अधिनियम बनने के पहले हम सभी जानते हैं प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। वो सारा काम कब से स्टार्ट हो गया आपका? 88 से। ठीक, तो इसमें भी कंफ्यूजन मत होइएगा। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा, इसलिए साफ साफ लिखवा दे रहा हूं पूरा, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, जो कि 29 मार्च 1989 से प्रभावी है। जो कि 29 मार्च 1989 से प्रभावी है। स्पेशल नोट करिए, ऐसा करके स्पेशल नोट करिए। स्थानीय निकाय के चुनाव, स्थानीय निकाय मतलब पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिका वगैरह, स्थानीय निकाय के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और भारत की प्रथम महिला का नाम पूछ लिया जाए तब रामा B.S. रामा देवी। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त B.S. रामा देवी थी। फिर से बोलते हैं, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त B.S. रामा देवी थी। रामा देवी B.S. रामा देवी थी। क्लियर है? यहाँ आके आपका इलेक्शन कमीशन की इतिश्री होती है। अब एक सवाल बताइए, ये जो पढ़ा है समझ में आया? कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो? कन्या वर्ग लोकसभा जो पढ़ा है समझ में आया? बालक चलिए आपने सीबीसी को बताया संवैधानिक निकाय, तो सीबीसी कौन से आर्टिकल में आता? केंद्रीय संविधान से जो ये देखना पड़ जाएगा आर्टिकल का। लेकिन ये तो गैर संवैधानिक निकाय है ना सीबीसी? नहीं, गैर संवैधानिक नहीं है। एक सवाल बताइए, जैसे अपने यहाँ पे
चुनाव आयोग आपकी संसद 2 जगह लगती है, मतलब महोबा और हमीरपुर की संसद 1 जगह लगती है टोटल एरिया के आधार पर। जनगणना होनी थी जो कि हो नहीं पाई। एक आयोग होता है जिसका नाम है परिसीमन आयोग। इसका मुख्य काम क्या है? इसका काम होता है कि मतलब कि जनसंख्या के आधार पर जन- सीटों का आवंटन करना। जनगणना के आधार पर जो डाटा आएगा उसके आधार पर सीटों की कम या बढ़ोतरी करना। सीधे कह सकते हैं सर, सीटों का आवंटन करना।